नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में कि न्यूटन्स के जो लॉ हैं उन्होंने 3 लॉ दिए थे, तो उन तीनों लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम तीनों लॉ का ओवरव्यू लेंगे और फिर फर्स्ट लॉ का एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि वो क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करता है और क्या चीज वो डिफाइन करता है। तो न्यूटन जो लॉ ऑफ मोशन है, अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे जो कि मोशन से रिलेटेड थे। तो वो कौन कौन से थे? फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी है वो कंटिन्यूअसली अपनी स्टेट में रहना चाहती है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में हो। चाहे वो रेस्ट में रहे तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। और ये कब तक ऐसा रखेगी? जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करती, जो कि एक्सटर्नल कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करती उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, अब मान लीजिए कोई भी एक पत्थर है या कोई बॉल है, वो आराम से पड़ी है किसी ग्राउंड के ऊपर। तो ये रेस्ट पे है और ये रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कोई फोर्स लगा देते हैं, मान लीजिए आप इसको पुश कर देते हैं या किक कर देते हैं इस बॉल को, तो ये अपनी स्टेट को चेंज कर लेगी, यानी कि रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। तो यही जो है फर्स्ट लॉ कहता है कि अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगी, लेकिन जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करेगी तो अपनी स्टेट को ये चेंज कर लेगी। इसी तरह से ये जो है, मान लीजिए यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, यानी कि ये मोशन में है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन नहीं है इसके अंदर। एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वेलोसिटी जो है बॉडी की वो चेंज नहीं हो रही, तो वो हम कहेंगे कि बॉडी जो है एक्सेलरेट नहीं कर रही। तो फर्स्ट लॉ को आप दूसरी तरह से कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई भी नेट फोर्स ना लगे बॉडी के ऊपर, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की कि कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, तो इसी तरह से कोई भी नेट फोर्स अगर एक्ट ना करे बॉडी के ऊपर तो वेलोसिटी जो है बॉडी की वो चेंज नहीं होती, यानी कि वो इसी तरह से यूनिफॉर्म मोशन में वो चलती रहती है। या कहें कि बॉडी एक्सेलरेट नहीं करती, अपनी वेलोसिटी को बार बार जो है अलग अलग इंस्टेंट पे बढ़ाती ये नहीं है। तो वो चीज ये फर्स्ट लॉ ने बताया। सेकंड लॉ की बात करते हैं। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है किसी भी बॉडी का। अब लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, जो होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यही होता है लीनियर मोमेंटम। तो ये कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? यानी कि dp बाय dt। तो ये अगर आप इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम लें, यानी कि dp बाय dt, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? d बाय dt। तो p की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? m इंटू v, ये आ जाएगा। तो d बाय dt m इंटू v आ गया, और यहाँ पे m बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा dv बाई dt, ये आ जाएगा। और जो dv बाई dt होता है, यानी कि वेलोसिटी बाय जो टाइम है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम है, तो ये होता है हमारा एक्सेलरेशन, इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये क्या आ गया हमारा? ma। तो अगर आप इसको देखें तो m इंटू a आ गया, ये m इंटू ये एक्सेलरेशन के बराबर है, और dp बाई dt हमने लिख लिया f के बराबर, यानी कि f इक्वल टू ma के बराबर होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जैसा कि हमने देखा, ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। और ये जो चेंज आएगा ये किस डायरेक्शन में आएगा? जहां पे हम फोर्स को अप्लाई करेंगे। तो ये कहना चाहता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो हमने लिया ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? जो हमने यहाँ पे देखा ये ma आया, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया? यानी कि जो f
होगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी के बराबर आएगा। और ये जो चेंज आएगा तो ये किस डायरेक्शन में आएगा, इसका मतलब चेंज आएगा अगर कोई स्टेट चेंज होती है तो ये आएगा हमारा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होगी। तो यहाँ पे सेकंड लॉ ये कहना चाहता है, तो जो कि F = ma के बराबर हम लिख सकते हैं। और दूसरी तरह से आप इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो नेट फोर्स है बॉडी के ऊपर वो किसके बराबर होगी, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। यानी कि जो ये नेट फोर्स है किसके बराबर होगी, प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी और एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, कुछ भी आप कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो सेकंड लॉ ये कहता है। थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं। तो थर्ड लॉ क्या है, थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि कोई भी अगर आप एक्शन करेंगे तो आपको इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलेगी जरूर। तो इसमें इसका एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, इसका एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए आप एक बैलून लेते हैं और उसके अंदर हवा भर देते हैं। तो जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो ये जो है बाहर की तरफ हवा आती है और ये बैलून जो है दूसरी तरफ जाता है। यानी कि जितना इसने इस तरफ जो है फोर्स लगी, इसको बाहर धकेल रहा है ये हवा को, हवा जो है इसके ऊपर बैक फोर्स लगा रही है जिससे ये हवा में उड़ जाता है जब आप इसको छोड़ते हैं। तो कोई भी एक्शन आप इसमें ले सकते हैं। मान लीजिए आप किसी बोट पर हैं, कोई बोट है और आप उस पे हैं और इस बोट से अगर आप जो है बाहर जो है छलांग लगा देते हैं तो जैसे ही आप बाहर जाएंगे तो बोट जो है दूसरी तरफ जाएगी। यानी कि आपने एक्शन क्या किया, आगे की तरफ छलांग लगाई लेकिन बोट जो है पीछे की तरफ गई। तो हम कहना चाहते हैं कि जो एवरी एक्शन है वो क्या है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है, जो कि न्यूटन ने थर्ड लॉ दिया। तो थर्ड लॉ उनका ये था। या फिर आप इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो फोर्स है एक्शन और रिएक्शन की वो हमेशा इक्वल और अपोजिट रहेगी, ये भी हमें ध्यान रखना है। और आप इसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, अगर दो बॉडी इंटरेक्ट करती हैं, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि मान लीजिए हम हैं या कोई बोट है, बैलून है या फिर हमने इसके अंदर एयर भरी, अगर दो बॉडी इंटरेक्ट करती हैं तो जो बॉडीज हैं एक दूसरे के ऊपर हमेशा इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन फोर्स लगाएगी। यानी कि मैग्नीट्यूड मात्रा तो सेम होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जैसे हवा इस तरफ है तो बैलून इस तरफ उड़ेगा, आप इसने इस तरफ छलांग लगाई, बोट दूसरी तरफ जाएगी। मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो थर्ड लॉ हमारा ये बोलता है। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में, कि न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है इसको हम एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ के अंदर हम इसको 3 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला पॉइंट जो हम डे टू डे लाइफ से समझ सकते हैं। डे टू डे लाइफ से क्या समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की ही कोशिश करता है जब तक आप इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते या फिर अनबैलेंस फोर्स आप कहेंगे नहीं लगा देते। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है रेस्ट वाला, कि वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगा। दूसरा पॉइंट जो है वो है मोशन से रिलेटेड, कि हमने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, मोशन के अंदर है वो, मान लीजिए, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। तो वो किस में रहता है, यूनिफॉर्म मोशन में। तो यूनिफॉर्म मोशन में रहने का मतलब है कि वो वेलोसिटी अपनी चेंज नहीं करता। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर देखें तो वो क्यों नहीं करता, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन डेली लाइफ में आप क्या देखते हैं, मान लीजिए आप किसी बॉल को पुश कर दें तो वो थोड़ी दूर जाके स्टॉप हो जाती है, थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। आपके पास गाड़ी है, गाड़ी को आप बंद कर दें, थोड़ी देर दूर जाके वो भी रुक जाती है। तो ये कैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ इसको दर्शाता है, वो कहता है कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, यानी कि जो ग्राउंड और जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच की जो फ्रिक्शन फोर्स है जो उसको अपोज कर रही है, रुकने के लिए मजबूर कर रही है, और एयर का रेजिस्टेंस जो हवा का विरोध है, हवा भी उसको रेजिस्टेंस दे रही है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उसको रोकने की कोशिश कर रही है। अगर इनको हम नेगलेक्ट कर दें दोनों ही फोर्सेस को, या कहें कि इस तरह की जो फोर्सेस जो इस पे लग रही हैं और इसको रोकने की कोशिश कर रही हैं उनको नेगलेक्ट कर दें, एक इस तरह की सिचुएशन ले लें, तो ये हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। तो इसमें ये कहना चाहता है।
तो पहला पार्ट हो गया रेस्ट में रहने का, दूसरा हो गया यूनिफॉर्म मोशन में रहने का। थर्ड जो पॉइंट है कि अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज कब होगी, जब आप फोर्स को अप्लाई करेंगे। तो इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आप एक कार में ट्रेवल कर रहे हैं और आप सीधे ट्रेवल कर रहे हैं, आपको टर्न लेना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टीयरिंग को घुमाना पड़ेगा, स्टीयरिंग व्हील को, यानी कि आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़े, तो तभी तो आपने टर्न लिया। तो इसी तरह से मान लीजिए आप बाइक पे हैं, बाइक पे आप जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं, आपको टर्न लेना है, तो आपने इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है बाइक की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैंडल को घुमाना पड़ेगा, यानी कि आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो जब आप फोर्स को अप्लाई करेंगे तभी डायरेक्शन चेंज होगी। तो ये जो है तीसरा पार्ट हम समझ सकते हैं। अब देखिए जो एक्सटर्नल फोर्स है, अगर हम इसकी बात करें कि जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होती है बॉडी पे वो 0 होती है, तो क्या होगा, उसकी एक्सेलरेशन भी 0 होगी जैसे कि हमने बात किया, और एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकती है अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है बॉडी पे कुछ हो। यानी कि हमने एक्सटर्नल फोर्स की बात की कि अगर हम किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है मान लीजिए वो 0 है, तो क्या होगा, तो बॉडी जो है यूनिफॉर्म जो मोशन में रहेगी, इस तरह से यूनिफॉर्म मोशन में वो चलती रहेगी, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 0 है, या कहें कि वो एक्सेलरेटेड नहीं होगी जैसे कि हमने पढ़ा है। लेकिन एक्सेलरेशन जो है ये नॉन जीरो हो सकती है अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है बॉडी पे हम कुछ लगाएं, यानी कि 0 से कुछ लगाएं, तो ये हमारी एक्सेलरेट हो जाएगी बॉडी। तो ये भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज देखते हैं। मान लीजिए अर्थ के ऊपर जो है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और हम मानते हैं कि मान लीजिए वो पड़ा हुआ है और वो रेस्ट पर है। तो रेस्ट पे रहने का मतलब ये नहीं है इसका कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, लेकिन इसका मतलब ये है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो आपस में कैंसल आउट हो रही हूं, यानी कि एक इस तरफ से लग रही है तो एक इस तरफ से, एक इस तरफ से लग रही है तो एक इस तरफ से, इस तरह से आप कह सकते हैं कि वो आपस में कैंसल आउट हो रही हूं। तो ऐसा नहीं आप कह सकते अगर वो रेस्ट में है तो यहाँ पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि यहाँ वेरियस एक्सटर्नल फोर्स तो हैं, बॉडी पर एक्ट कर रही हैं, लेकिन वो कैंसल आउट हो रही हैं। तो अगर इन फोर्सेस को ऐड हम कर दें तो इसको हम बोलते हैं जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स, जो कि हमने यहाँ पे बात की नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 की। अगर ये सारी कैंसल आउट हो जाए तो हम कहेंगे इसको ये है जीरो नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ फोर्स को किस तरह से डिफाइन करता है, तो वो देख लेते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन ये देता है कि जो फोर्स है वो क्या है, एक एक्सटर्नल एफर्ट है, किस फॉर्म में, पुश की फॉर्म में या पुल की फॉर्म में, यानी कि किसी बॉडी को आप पुश करें या पुल करें। तो फोर्स इस तरह का एक एक्सटर्नल एफर्ट है जो कि मूव करता है या ट्राई करता है मूव करने की बॉडी को रेस्ट से। मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो उसको या तो मूव कर देगा, मूव कर ही देगा अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, या इतनी भारी चीज है आप उसको मूव नहीं कर पा रहे और फोर्स जो है आपने लगाई है, या फिर ट्राई करेगा। तो वो दोनों चीजें हैं, मूव करेगा या फिर ट्राई टू मूव ए बॉडी एट रेस्ट। तो फोर्स एज एन एक्सटर्नल एफर्ट, फोर्स वो एक्सटर्नल एफर्ट है जो कि फॉर्म होती है पुश या पुल की, जो कि मूव करता है या फिर करने की कोशिश करता है किसी भी बॉडी को एट रेस्ट पे, स्टॉप करता है या स्टॉप करने की कोशिश करता है किसी भी बॉडी को जो मोशन में है, या फिर चेंज करता है या फिर कोशिश करता है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने की बॉडी की। तो तीनों तरह से ये तीनों पॉइंट जो है न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है वो जो है इस तरह से डिफाइन करता है फोर्स को। तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन के तीनों लॉ और न्यूटन जो है वो फर्स्ट लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं। थैंक यू।